नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम आपके सामने कहानी लाए हैं कि कोचिंग संस्थानों के विज्ञापन पर लगाम, डंडी बिंदी के साथ, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ। हैरानी की बात है कि कोचिंग संस्थानों के विज्ञापन पर लगाम लगाने की बात चल रही है। हुआ क्या है, पहले ये जान लेते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, यानी कंज्यूमर बॉडीज़ में सबसे ऊपर, वहाँ एक ड्राफ्ट तैयार हुआ है। एक कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार किया है और ड्राफ्ट इस बात का है कि भाई जो विज्ञापन करते हैं कोचिंग संस्थान, उसका तौर तरीका क्या होना चाहिए और उसमें भ्रामक विज्ञापन की परिभाषा तय होनी चाहिए। तो सफल उम्मीदवार की जो फोटो आप देखते हैं उस पर क्लैरिटी मांग रही है लोग कि जो भी फोटो आप लगा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ये उम्मीदवार सफल हुआ है और हमारे संस्थान से था, तो उसके बारे में पूरी डिटेल आपको बतानी चाहिए। सिर्फ फोटो चिपका देने से काम चलेगा नहीं। पाठ्यक्रम की अवधि, मतलब कब पढ़ा, कब से कब तक आपके संस्थान में था, क्या उसको वहाँ पे शोकेस करने के लिए क्या आपने पैसे दिए हैं, आपके पास क्या उसने फीस देके पढ़ाई की है, और जो दावे करते हैं कि 100% सक्सेस हमारे पास, तो ये तो अपने आप में भ्रामक है। ये तो समझने वाली बात है। 100% सिलेक्शन या नौकरी, इस तरह की भी जो गारंटी दी जाती है उस पर भी रोक लगेगी। डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर ज़रूरी रहेगा। ये भी जो जानकारी है ये सब बड़े बड़े फॉन्ट में आपको सही जगह पर देना होगा। ये अभी ड्राफ्ट गाइडलाइंस तैयार हो रही हैं, बाद में हो सकता है कि ये नोटिफाई हो, तो अभी ये विचार के स्तर पर ही है। लेकिन चिंता की बात यह है कि कोचिंग संस्थानों को, पढ़ाई लिखाई से जुड़े संस्थानों को, हमारे पड़ोस में रहने वाले संस्थानों को, हमारे शहर में जो काम कर रहे हैं उन लोगों को विज्ञापन में इस तरीके की चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ रही है, जिस पर CCPA, कंज्यूमर अथॉरिटी, ध्यान दे रही है। तो ये समझने वाली बात है कि यहाँ पर जो कोचिंग का पूरा कारोबार है वो, उसको अब कंज्यूमर के नज़रिए से हमें देखना चाहिए। ये उचित है, क्योंकि अब जिस लेवल पर चीज़ें चल गई हैं, आप ऐसे अनडिफाइंड रिलेशंस में उसको नहीं रख सकते। बहरहाल हम इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ इंडस्ट्री के बिल्कुल इनसाइडर लोग हैं और 3 तरह के लोग आपके सामने, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सुपर 30 आप जानते होंगे। सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार हमारे साथ है। कोटा करियर पॉइंट के CMD प्रमोद माहेश्वरी हमारे साथ है और स्पैन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की अतिशा केसवानी हमारे साथ है। आनंद जी, आपने कितना विज्ञापन दिया है अब तक, कितना खर्च किया है विज्ञापन पर? हमने तो आज तक एक बार भी विज्ञापन पर कुछ खर्च नहीं किया, बल्कि जब रिजल्ट आता था तो उसके कई लोगों ने जब सवाल उठाए तो पहले ही हम बच्चों का लिस्ट दे देते थे कि देख भैया, हमारे पास ये 30 बच्चे हैं, इनका ये रोल नंबर है, ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, चेक कर लो। और अखबार वाले लोग आते थे, टेलीविजन वाले आपके चैनल से आते थे, और बच्चों का जो सक्सेस, जिस दिन रिजल्ट आता था उसके 1 घंटा पहले सब हमारे घर पर पहुंच जाते थे और एक रिजल्ट का हम लोग जश्न मनाते थे। तो हम लोगों को आज तक विज्ञापन देने की जरूरत ही नहीं। जी, तो ये सवाल इसीलिए था कि एक लकीर पहले खींच दिया है कि शिक्षा क्या चीज़ है। आनंद कुमार ने उस दौर में कोचिंग का, आप कह सकते हैं, आप चाहे तो उसको कारोबार कहें, कारोबार ही कर रहे थे अपने तरीके से, और वहाँ से कोचिंग पनप के आज क्या हुआ, क्या चेंजेस इन्होंने देखे हैं पटना में बैठकर, जो कि एक बहुत बड़ा सेंटर है हर तरह के स्टूडेंट्स का। तो पूरा जो इंडस्ट्री पूरी पनपी, उसकी शुरुआत में ये खड़े थे, आज भी अपनी जगह पे खड़े हैं। बहरहाल आज जो स्थिति है, पहले ही जो प्रावधान इसमें जो प्रस्तावित ड्राफ्ट में है वो ये है कि जो विज्ञापन आप देते हैं और उसमें जो सफल उम्मीदवारों के चेहरे आप लगाते हैं, उसकी बड़ी छीना झपटी भी मचती है। माहेश्वरी जी, ये बताइए कि एक मास कॉम का स्टूडेंट होने के नाते विज्ञापन की हमारी भी अपनी एक समझ है, लेकिन ये बताइए कि क्या इस तरह के विज्ञापन जो है वो वाकई इंस्टीट्यूट को फ़ायदा पहुंचाते हैं, या फिर कि ये एक गलत चीज़ है जो गलत तरीके के कंपटीशन और मार्केट में जो है इस तरह से पैदा हो गई है? देखिए, मैं जो कोचिंग क्षेत्र है इससे लगभग 30 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने इसमें ये परिवर्तन देखा है कि जो अभी आनंद जी कह रहे थे कि बच्चे पहले बच्चों के रिजल्ट देखकर आते थे, बच्चों का रिजल्ट ही सब कुछ होता था, और वो जेन्युइन रिजल्ट्स हुआ करते थे, जिनका अटैचमेंट दिया जाए चाहे न्यूज़पेपर में या प्रिंट में,
या मीडिया पे उनके इंटरव्यू आए, किसी भी फॉर्म में वो बच्चों को मोटिवेट करते थे। पिछले गत वर्षों में 10 सालों में इतना ज्यादा कॉमर्शलाइजेशन कोचिंग क्षेत्र में हो चुका है, जिसको मैं बार बार आपके चैनल पे भी अलग अलग प्रोग्राम में बोल चुका हूं, कि अब ऐसी दौड़ मच चुकी है कि उन रिजल्ट को दिखाकर बच्चों को बच्चों से ज्यादा उनके माँ बाप में एक उम्मीद जगाई जाती है और उससे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ आकर्षित होते हैं और वो एडमिशन लेते हैं। मेरे हिसाब से ये जो पहल है, जो ये प्रस्ताव है, जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस, ये बहुत जरूरी है इस तरह की चीजों को रोकने के लिए। और हाँ, अटैचमेंट से इंस्टीट्यूशंस को फायदा होता है, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। और क्योंकि बच्चों को पूरी जानकारी नहीं होती, उन बच्चों से मिल नहीं पाते, रेफरेंस लेते नहीं है, किसी से पूछते नहीं है, तो भ्रम में वो कोचिंग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लेते हैं, ये सोचते हुए कि यहाँ से रिजल्ट आए, और फिर बाद में एक्सप्लॉइट हो जाते हैं या अपना नुकसान कर लेते हैं। तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन को तो डेफिनेटली फायदा होता है अटैचमेंट और फोटो छापने से, परंतु जो बेनिफिशियरी स्टूडेंट है उसको बहुत नुकसान हो जाता है। जी, तो एडवर्टीजमेंट से फ़ायदा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी भी काम में होता है। लेकिन जब आप कोई प्रोडक्ट लेकर मार्केट में आते हैं तो आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, अपने प्रोडक्ट की मार्केट खोजनी पड़ती है, बनानी पड़ती है, आपको अपने प्रोडक्ट को ब्रांड करना पड़ता है, तब आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करते हैं और फिर फाइनली सेल करते हैं। तो इसमें एडवर्टीज़मेंट का जो सबसे बड़ा रोल माना जाता है वो ये है कि लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा जाए। लेकिन जो चीज़ इंसान को मतलब कारोबार को सबसे ज़्यादा पे करती है वो आपकी ब्रांडिंग पे करती है, आप किस तरीके के ब्रांड हैं। देखिए, मेरी भी बेटी इस वक्त 11वीं में है और वो भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाती है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि कहाँ जाती है, मैंने भी अपने तरीके से स्टडी की, समझने की कोशिश की, लेकिन शायद आम कंज्यूमर इस चीज़ को नहीं समझ रहा है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि कंज्यूमर समझे कि कहाँ सही प्रोडक्ट है। सिर्फ विज्ञापन से या जो टॉपर बच्चा है उसका चेहरा देखकर जाना आपको बहुत बड़े धोखे में भी फंसा सकता है। बहरहाल आतीशा, ये बताइए कि इस तरीके के जो विज्ञापन जिसको हम भ्रामक कहते हैं, जैसे 100% आप हमारे यहाँ आ जाइए, मतलब सतही तौर पर ही ऐसे जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो किसी ढंग के कस्टमर्स को नहीं फंसा सकते। फिर इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्यों जाते हैं और बड़े बड़े नाम भी इसमें क्यों शामिल हो जाते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगी कि 100% कुछ नहीं होता। लाइफ में कोई भी चीज करनी हो वो 100% कैसे हो सकती है। ये एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स की होनी चाहिए कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन अपनी ब्रांडिंग, अपनी एडवर्टाइजमेंट में 100% अगर वर्ड यूज कर रहा है तो वो इंस्टीट्यूशन में कुछ तो फॉल्ट होगा। देखिए, बच्चे को पढ़ाने में जितना मैंने समझा है, क्योंकि मैंने 12 साल से मैं पढ़ा रही हूँ और मैं खुद पढ़ा रही हूँ, वो भी मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट में क्या होता है, आपको बच्चे को डेप्थ में पढ़ाना पड़ता है, डेप्थ में लेके जाना पड़ता है। ये बहुत मेहनत का काम है और मुझे पता है कि 100% अगर हम अपनी जी जान भी लगा के पढ़ाते हैं ना तो भी 100% रिजल्ट नहीं आता है। सो ये एक फॉल्स मैटर है। पेरेंट्स को हमेशा बहुत ज्यादा स्टडी करके जाना चाहिए। जैसे आपने बोला कि आपकी डॉटर इज इन क्लास 11th, तो हमेशा पेरेंट को मार्केट स्टडी करके जाना चाहिए कि हाँ, ये पर्टिकुलर बच्चा यहाँ से पढ़ा है। सो मार्केट स्टडी बच्चों के थ्रू होना चाहिए जो वहां से पास आउट हुए हैं, रादर दैन उस इंस्टीट्यूशन से जाना चाहिए। बिकॉज देखिए, समवेयर और द अदर वी ऑल नो कि ये परचेज भी हो सकता है, करेक्ट, एडवर्टाइजमेंट बाय भी हो सकती है। तो वो एक नॉट आई से एक गलत प्रोसीजर है, एक गलत तरीका है पेरेंट्स को गुमराह करने का और फिर पेरेंट्स में उम्मीद जगाने का कि हाँ, मेरा बच्चा यहाँ जाएगा तो एक ब्रांड बन के आएगा या अच्छे से पढ़ के आएगा। वेराज अगर लिमिटेड स्टूडेंट्स ही जाएंगे तो ज्यादा अच्छा पढ़ के बाहर निकले। जी आनंद जी, ये जो पूरा झमेला खड़ा हुआ है, ये ऐसा लगता है कि खास करके लिबरलाइजेशन के बाद जब प्राइवेट नौकरियां हमारे यहाँ बढ़ गई, तमाम तरह के प्रोफेशंस डेवलप होने लगे और जहाँ सबसे ज़्यादा आकर्षण लोगों को दिखता है, जैसे भारत में IIT, JEE और नीट, ये दो ऐसे गेट हैं जिनको खोलने के लिए 15-15 लाख लोग जाते हैं और कायदे से जो गेट है वो कुछ 5-10 हज़ार लोगों के लिए खुलता है। तो एक तो ये है कि पूरा इकोसिस्टम जो है वो चेंज हो रहा है, साथ ही साथ इवॉल्व हो रहा है। क्या आपको लगता है, एक ओवरव्यू, एक आपकी समझ के हिसाब से, कि जिस तरफ इंडस्ट्री बढ़ रही है, मतलब कोचिंग इंडस्ट्री जिस तरफ बढ़ रही है, क्या ये तौर तरीके जिन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं ये सस्टेनेबल होंगे लंबे समय में,
या कि ज़्यादा बेहतरीन, ज़्यादा प्रोफेशनल और साइंटिफिक होके अगर आप अपने आप को जमाएंगे तो लंबे रेस का घोड़ा साबित होंगे? क्या ये चीज़ें अब दिखाई देने लगी हैं, भारत में ये स्थापित होने लगा है? देखिए, हमारा यह मानना है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लियर नहीं करेंगे, उसको जनता के सामने, विद्यार्थियों के सामने स्पष्ट तौर पर नहीं रखेंगे, तो ज्यादा दिन चलेगा नहीं। गुमराह करके, किसी को बेवकूफ बना के कुछ दिन तक ही अपना धंधा पानी आप बना सकते हैं। 1 दशक, 2 दशक तक भी आप नहीं टिक सकते। तो मेरा मानना यह है कि आने वाले समय में इतना सोशल मीडिया हो गया है, आप लोग मीडिया के लोग सजग हो गए, ये निर्देश आने वाला है उससे पहले ही आप डिबेट करा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। तो ऐसे लोग में जागरूकता के इस दौर में लोग किसी को धोखा दे नहीं पाएंगे, और हम एक अच्छा तरीका बताएंगे। अभी प्रबोध महेश्वरी साहब ने सही बताया कि कोचिंग वाले को फायदा होता है तो ऐड देंगे ही, लेकिन मेरा मानना है कि हमेशा रैंक ला रहा है बच्चा कितना क्या, उस पर नहीं जाना चाहिए। बल्कि जिस कोचिंग में पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने बच्चों को एडमिट कराए, उनको एडमिशन दिलाए, वहां अभी चल रहे बैच के बाहर खड़े हो जाए, उस सेंटर पर छुट्टियों में कम से कम 2 दिन जाके अलग अलग बच्चों से ये पूछे कि जो पढ़ाई हो रही है वो उससे समझ में आ रही है कि नहीं, उससे उसको फायदा हो रहा है कि नहीं। ये बेसिक बात है। ये महत्वपूर्ण नहीं कि वहां रैंक 1 दिया, हो सके रैंक 1 वाला बहुत अच्छा लड़का हो, वो रैंक 1 दे दिया हो, कम पढ़ के नहीं क्लास करके भी दे दिया हो, लेकिन वहां टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं कितना केयर कर रहे हैं बच्चों का, कितना उनको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, ये जानकारी लेना जरूरी है कि बच्चों को फायदा कितना हो रहा है। अगर बच्चों को फायदा होगा तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। जी, जी, बिल्कुल। जो जानकारी है वो तो आज के समय में किसी भी क्षेत्र की आप बात करिए, जानकारी जो है वो की है। आप जितना बेहतर, जितना ज़्यादा जानेंगे, आपका डिसीजन उतना सही होगा। समस्या ये है कि देखिए, अब ये बच्चों को भी 2 वर्ग में रखते हैं, रैंकर्स बच्चे और बैंकर्स बच्चे। वो बच्चे जो बैंक अकाउंट भर रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट का, और सिर्फ वही पर्पस है उनका। बाकी जो बच्चे जो रिजल्ट करेंगे, उनमें कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी ज़्यादा इंटरेस्ट है, उस पर ज़्यादा वो समय भी देते हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें वो बैंकर्स बच्चे तो बच्चे हैं, वो क्या समझेंगे, उनके माँ बाप भी नहीं समझते हैं। ये जो समस्या है माहेश्वरी साहब, ये इस तरीके के माहौल में, कंपटीशन के माहौल में, इसको कोई ऐसा सीसीपीए तो रोक लेगा, ऐसा आपको लगता है क्या? नहीं, ये जो आपने बताया है, ये जो उम्मीदों पर जो जिंदगी जीने की आदत है लोगों की, स्पेसिफिकली जैसे आपने बोला कि बहुत से बच्चे बैंकर हैं और बाकी रैंकर हैं, मैं 100% बोलता हूँ कि आप बोल सकते हैं 90% तो बैंकर ही हैं, 10% ही बच्चे ऐसे हैं जो एलिजिबल होते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए। 90% तो एलिजिबल भी नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन को एडमिशन देते वक्त भी पता होता है कि साल भर की तैयारी के बाद भी इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा, परंतु फिर भी उसको एडमिशन दिया जाता है, उससे फी ली जाती है, उसको सपना दिखाया जाता है। मेरा मानना यह है कि सबसे पहले बच्चों को और पेरेंट्स को ये सेल्फ एनालिसिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है आज के दिनों में कि हम इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। और दूसरी जिम्मेदारी कोचिंग इंस्टीट्यूशन पर आती है। आपको बस मैं शेयर करना चाहूंगा कि आज से करीब 30 साल पहले जब 93 में हमने शुरू करा था, तो पहले 10 साल तक जो एंट्रेंस टेस्ट हम लिया करते थे उसमें बिल्कुल जेन्युइनली बता देते थे कि किसका होगा किसका नहीं होगा। आज एडमिशन में एंट्रेंस टेस्ट ही खत्म हो गया, हमारे इंस्टीट्यूट पर भी हो गया, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया, हर बच्चा तैयारी करना चाहता है। तो ये परेशानी, तो आप जो रिजल्ट की बात कर रहे हैं, कंपटीशन का जो ये गाइडलाइन है इसकी बात कर रहे हैं, इससे ये खत्म नहीं होगी जब तक कि अवेयरनेस पेरेंट्स और बच्चों में नहीं आएगी कि हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं बना है या हम इसके लिए नहीं बने, तब तक ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा। और कोचिंग इंस्टीट्यूशन के रिजल्ट से बच्चे प्रभावित होते ही रहेंगे, चाहे वो रिजल्ट जेन्युइन भी हो तो भी वो बच्चा तो प्रभावित हो ही रहा है ना। जो बच्चा प्रिपरेशन भी नहीं करने के लिए एलिजिबल है वो भी प्रभावित तो हो ही रहा है। जी, जी, हमारे दर्शक भी सोच रहे होंगे कि विज्ञापन की बात शुरू की और फिर हम चले गए कि जानकारी और पेरेंट्स और सब कुछ। ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पेरेंट्स और बच्चों की अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है
कि विकल्प क्या है और क्या आप विकल्पों की तरफ देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, क्योंकि चीज़ें विकसित हो रही हैं, विकल्प बन रहे हैं और आप वहाँ जा सकते हैं। जैसे नीट एक ऐसा रिस्की एग्ज़ाम माना जाता है जहाँ पे बहुत लो सक्सेस रेट है, लेकिन अब जो मेन स्ट्रीम मेडिकल है उसके पैरेलल आप कई ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ आप अपने एक प्लान बी लेके, तो कहने का मतलब ये है कि विकल्पों की तलाश और बेहतर जानकारी यही आपको बचा सकती है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जो गुरुजन हैं उनसे समझेंगे कि आगे और इसमें अच्छी बातें क्या जोड़ी जा सकती हैं। बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात करें कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो विज्ञापन करते हैं, खास करके जिसमें बड़े बड़े दावे होते हैं, टॉपर्स की तस्वीरें लगा देते हैं, तो उन विज्ञापनों में अगर कुछ भ्रामक है तो उस पर रोक लगेगी। इस पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी विचार कर रही है। बहुत जल्द हो सकता है कि गाइडलाइंस भी आ जाए, मगर हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे विज्ञापन आते ही क्यों हैं और इन पे रोक लगाने से क्या पूरा समाधान हो जाएगा। दरअसल बात इतनी आसान है नहीं, क्योंकि आप ऐसे भी देखेंगे कि जिस तरीके के विज्ञापन आते हैं वो कोई बहुत बड़े ब्रांड गुरु उसको डिज़ाइन करते हैं, ऐसा नहीं लगता है। वो लोकल जो ऐसे लोग हैं जो कोचिंग इंडस्ट्री में लंबे समय से है, उनकी ये सोच बन गई है, उस हिसाब से वो विज्ञापन बनते आते हैं। बहरहाल दो तीन चीज़ें हैं। एक तो कि ये जो कोचिंग का व्यवसाय चल रहा है, लोग उसमें एक दो बातों को बहुत ध्यान से देखते हैं, जानते हैं। आमतौर पर लोग, खास करके टीचर्स बड़े नामी होते हैं, इसलिए टीचर्स की खींचातानी भी बहुत होती है। बड़े बड़े पैकेजेस भी टीचर्स को मिलते हैं। दूसरी चीज़ है कि लास्ट ईयर क्या सक्सेस रेट रहा, कितने स्टूडेंट्स, इसी के लिए इस तरीके के विज्ञापन बनते हैं। और एक तीसरी चीज़ जो अब जिसने एंट्री मारी है हाल फिलहाल में, वो है बड़ी पूंजी। और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि बड़ी पूंजी ने किस तरीके का खेल किया, और उसका एक नया नाम एडटेक भी है। बहरहाल ये बताइए आतिशा जी कि आपकी पूरी इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है। मुझे ऐसा भी लगता है कि जिस गाइडलाइंस की हम चर्चा कर रहे हैं वो ऐसे भी इरेलेवेंट होने वाला है थोड़े समय में, जिस तरीके से आपकी इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये जो इंडस्ट्री है ये थोड़ा एडटेक की तरफ जा रही है। ये एडटेक को बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट करने लग रही है। आई अग्री टू दिस, बट देन हमें, मतलब जो लोग पढ़ा रहे हैं, जैसे हम जैसे लोग जो पढ़ा रहे हैं, हमको टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये भी सोचना है कि हम जो अपनी डिलीवरी दे रहे हैं या हम जो अपना काम कर रहे हैं वो रॉन्ग या फॉल्स इन्फॉर्मेशन देके नहीं करें। बिकॉज अल्टीमेटली एक ब्रांड हम ऐसे बना के, एक एडटेक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके, एसईओ को लाकर, आजकल बहुत चलने लगा है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, आपकी वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए, आपके पास ब्लॉग्स होने चाहिए, सेमिनार्स करने चाहिए। आई अग्री, करने चाहिए, लेकिन वो आपको बहुत ईमानदारी से करने चाहिए। आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन पोर्ट्रे करके 1 साल 2 साल, चलिए मान लेते हैं 5 साल 10 साल चला लेंगे, बट पोस्ट दैट क्या, उसके बाद क्या होगा? एक एडटेक कंपनी आज खुलती है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे बहुत पैसा लाती है, मार्केट से जनरेट करती है, एक इंस्टीट्यूशन बना देती है, बट क्या बच्चों को डिलीवरी मिल रहा है? क्या हम वो गलत तो नहीं कर रहे? क्या हम फॉल्स इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहे? इस चीज का ध्यान रख के ही हमको काम करना है। मैं भी कोशिश करना चाहती हूँ फॉर अ वेरी बिग एडटेक प्लेटफॉर्म, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। जी, नहीं, अभी तो ऐसा है ना कि चूंकि भारत में दुनिया भर से पूंजी आ रही है तो पैसे की कमी नहीं है, और जो बाहर से आ रहे हैं जिनका एक्सपर्टाइज नहीं है वो ये मानते हैं कि जो पुराने प्लेयर्स हैं उनको टेक ओवर कर लेंगे, उनको कन्वर्ट कर देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, और इसमें क्या नाश हुआ ये हम सब लोग देख रहे हैं। बहरहाल हम उस पर नहीं जाते। आनंद जी, देखिए, आप पे तो सिनेमा में बना है तो लोग जो है अब आप पूरे देश में पॉपुलर हैं और बड़ी गौर से, बड़ी उम्मीद से लोग आपकी बात को सुनते हैं। अभी 12वीं फेल का ज़माना भी चल रहा है, तो ये आप आखिरी हमारे पास समय है तो हम चाहते हैं कि 2-4 पंक्तियां आप ऐसी बोलें जो हमारे दर्शकों के साथ जाए, मतलब उनके दिमाग में रहे। तो आपकी क्या सलाह है? बहुत अच्छी बात बोला आपने और मुझे मौका दिया बोलने का, तो अभी दिल से आपको एक चीज बताना चाह रहे हैं और दर्शकों को भी समझाना चाह रहे हैं कि देखिए, जब 2008 में, कितने साल पहले की बात है, डिस्कवरी चैनल पर हमारे पूरे प्रोग्राम के लिए 1 घंटे का शो बनाया गया, पूरा दुनिया में दिखाया गया। उस समय हमारे घर में भीड़ लग गई,
फ्रेंचाइजी बांट दो, ब्रांचेज खोल दो। और हम परेशान हो गए क्योंकि लोगों ने मुझे परेशान कर दिया समझाते समझाते कि पैसा कमाना कितना जरूरी है। हमने हमेशा यही बोला कि नहीं, पैसा कमाना जिस दिन एक शिक्षक का उद्देश्य हो जाएगा, मनी मेकिंग हो जाएगा, तो फिर वो पढ़ाना, उनका कंटेंट पर ध्यान निश्चित घट जाएगा। आपका उद्देश्य क्या ही है। उसके बाद फिल्म आ गई। फिल्म आने के बाद लॉकडाउन लग गया, पूछिए मत। 100 करोड़ रुपया बड़ी बड़ी एडुटेक कंपनी देने के लिए तैयार थी, और आज भी है। कुछ नहीं भैया, टी शर्ट पहन लो मेरा, कभी कभी क्लास ले लो, पैसे मैं दे दूंगा। सोच लो, जीवन में पैसे कमाने का मौका नहीं मिलेगा। मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूं, कोई मौका नहीं छोड़ता। लॉकडाउन में कई टीचर आए, जहां तहां से बन गए टीचर। अच्छा पढ़ाए, ऐसा नहीं बोल रहे खराब पढ़ाए, और आज हजारों करोड़ की, सैकड़ों करोड़ की कमाई कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा। लेकिन आनंद कुमार ने कभी अपने आप को बेचने का, शिक्षा को मैंने व्यापार बनाने का काम नहीं किया। यही हम संदेश देना चाहते हैं तमाम कोचिंग सेंटर संचालकों को। ये तो जीवन का भी को- संदेश है। समय चूंकि समाप्त हो रहा है, इसलिए आपको रोक रहा हूँ, और फिर मौका मिलेगा आनंद जी, फिर हम लोग बात करेंगे। बड़ी ही मार्के की बात कही, ये सिर्फ शिक्षा पर ही नहीं, सब जगह लागू होती है। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा खुदा से कम नहीं है, लेकिन पैसा खुदा तो नहीं है कि सब काम पैसे से हो जाए, तो उसके आकर्षण में ना रहें। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।